प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2100 दुश्मन हमारे बीच। वो पूरी तरह चौंक गया और धमाके से फट पड़ा। खून पूरे कमरे में बिखर गया। ज़ू वायु ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधा उसका ओरिजिन और एबिलिटी निगल ली। जनरल स्टर्लिंड, उधर क्या हो रहा है? क्या हुआ? मानो वहां की हलचल सुनकर कम्युनिकेशन डिवाइस के दूसरी ओर की आवाज में हल्की घबराहट थी। ज़ू वायु ने डिवाइस उठाया और जनरल स्टर्लिंड की आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस एक कीड़े को मार दिया। सच? अच्छा है। उम्मीद है आप सतर्कता बढ़ाएंगे। अगर कोई अनयूजुअल इंडिविजुअल दिखे तो तुरंत वॉर जोन कमांड सेंटर को सूचित करें। स्टर्लिंड ने 2 बार हामी भरी, लेकिन कम्युनिकेशन खत्म होते ही उसने 7th आर्मी के सभी मिडिल और सीनियर ऑफिसर्स को असेंबली ऑर्डर भेजा। सब लोग कॉन्फ्रेंस सेंटर में इकट्ठा हों। 32 एनडी आर्मी से आई खबर के बाद यह आदेश सभी को वाजिब लगा। किसी ने शक नहीं किया। इस बीच 32 एनडी आर्मी के सभी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स की मौत की खबर छिप नहीं सकी। खून की तीखी गंध ने पेट्रोल ट्रूप्स का ध्यान खींचा। जैसे ही उन्होंने ट्रेनिंग ग्राउंड का गेट खोला और अंदर का मंजर देखा, टूटी फूटी लाशें और चारों तरफ खून। यहां तक कि वेल ट्रेन्ड सैनिक भी वही उल्टी करने लगे। ये हादसा पूरे ईस्टर्न मिलिट्री रीजन को हिला गया। बैंग, ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख, गुस्से से भर उठा, लेकिन मामला बेहद संवेदनशील था, इसलिए उसने तुरंत मिलिट्री को रिपोर्ट नहीं की। उसने सोचा कि खुद ही मामले को संभालेगा और हत्यारे को पकड़ेगा। पर उसने सोचा भी नहीं था कि थोड़ी देर बाद 7th आर्मी में भी वही घटना घट जाएगी। सिर्फ एक दिन में दोनों लीजन्स के कमांडर्स और सभी मिडिल व सीनियर ऑफिसर्स मारे जा चुके थे। पूरे ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में डर और अफरातफरी फैल गई। आखिरकार बैंग को मजबूरन मिलिट्री को रिपोर्ट करनी पड़ी। झेंग लो पहले ही हुएक्सू किंगडम की वजह से परेशान था। अब देश के अंदर से ऐसी समस्या। ब्रैड की बात याद करके बैंग ने दांत भींचकर कहा, नेशनल मार्शल लॉ, जरूर कोई आउटसाइडर यहां घुस आया है और हमारे लोगों को मार रहा है। हमें इसे ढूंढना ही होगा। बैंग बोला, लेकिन मार्शल, यह मामला अजीब है। दोनों घटनाओं में सभी मिडिल और हाई लेवल ऑफिसर्स को कॉर्प्स कमांडर ने असेंबली का आदेश दिया और फिर सब मारे गए। उसके बाद 32 एनडी लीजन के कमांडर हुअनी और 7th लीजन के कमांडर स्टर्लिंड दोनों गायब हो गए। क्या? झेंग लो की भौहें तंग गई। यह मामला इन्वेजन जितना सिंपल नहीं था। उसे झंग यी की एबिलिटीज याद थी। वो टाइम और स्पेस दोनों एट्रीब्यूट्स वाला व्यक्ति था, लेकिन चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, वो दोनों लीजन्स के ऑफिसर्स को अपनी मर्जी से आदेश मानकर मरने नहीं भेज सकता था। सबसे डराने वाली बात यह थी कि वुलुयन एम्पायर की डिफेंस सिस्टम बहुत परफेक्ट थी। कोई भी एलियन रेस यहां आए, डिटेक्शन सिस्टम तुरंत पकड़ ले। खासकर इंसानों को तो उन्होंने डेंजरस रेस के रूप में चिन्हित किया था। अगर इंसान जैसी आकृति वाला कोई प्राणी, चाहे बंदर के आकार का ही क्यों न हो, आकाश या सड़कों पर दिखता, तुरंत अलर्ट आ जाता। अगर ये झंग ही नहीं था, तो फिर कौन था जो ये हत्याएं कर रहा था? झेंग लो ने लंबा सोचा, पर कुछ समझ नहीं आया। वो जासूस नहीं था। उसकी एक्सपर्टीज लड़ाई और युद्ध थी, न कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तुरंत वुलुयन एम्पायर के सभी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करो। मैं मिलिट्री एजेंट्स भी भेजूंगा। इस कांटे को निकालकर देखना होगा कि यह है कौन। इसके अलावा पूरी मिलिट्री अलर्ट पर रहे और पब्लिक जगहों के अलावा बड़े गैदरिंग्स पर रोक लगे। जांच पूरे ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में शुरू हुई। दोनों लीजन्स के सीनियर लीडर्स की मौत सिर्फ कॉम्बैट पावर का नुकसान नहीं थी, बल्कि पूरी मिलिट्री में डर फैला चुकी थी। झेंग लो अब सोचने लगा, क्या ये ह्यूमंस का काम है? अगर हां,
तो क्या इसका मतलब है कि इंसान वोलुयन एम्पायर के खिलाफ पलटवार करना चाहते हैं? यहां तक कि कीड़े भी इंसानों को काट सकते हैं। उसके दिल में अब ह्यूमंस को पूरी तरह नजरअंदाज करना संभव नहीं था। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में चारों ओर सायरेन्स बजने लगे। टॉप लीडरशिप से आदेश आया, कुछ समय के लिए किसी भी तरह की प्राइवेट लार्ज स्केल गैदरिंग पर प्रतिबंध। जांच पहले डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर पूरे शहर में घर घर जाकर की जा रही थी। वोलुयन एम्पायर के लिए यह मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स भी उनकी सेवा में थे। हर नागरिक रजिस्टर था, बायोलॉजिकल सैंपल्स दर्ज थे। किसी के लिए डिस्गाइज होना असंभव था। मिलिट्री में भी हर सैनिक की सख्त जांच हो रही थी। ज़ू वायु अब एक साधारण सोल्जर का रूप ले चुकी थी, क्योंकि सोल्जर की आइडेंटिटी सबसे कॉमन और छिपाने में आसान थी। उसका फैलिंग्स 2000 सैनिकों का था, जो ट्रेनिंग ग्राउंड में सीधी फॉर्मेशन में खड़े थे और इंस्पेक्शन हो रही थी। मिलिट्री के बायोमैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स, जीन्स और आइरिस स्कैन दोनों का सख्त विश्लेषण कर सकते थे। हर व्यक्ति से ब्लड सैंपल लिया जा रहा था और आइरिस स्कैन हो रहा था। ज़ू वायु फॉर्मेशन के बीच में बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। एक जैसा मैकेनिकल लाइफ फॉर्म उसके पास आया और ठंडी आवाज में बोला, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसके आर्म से एक डिस्पोजेबल नीडल ट्यूब ब्लड कलेक्ट बाहर निकला। ज़ू वायु ने बिना भाव के अपना बायां हाथ बढ़ा दिया। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म ने उसका ब्लड लिया और आइरिस स्कैन किया। यह प्रोसेस ज़ू वायु के लिए बेअसर था, क्योंकि उसने मिमिक्री नहीं बल्कि बॉडी ऑक्यूपेशन एबिलिटी का इस्तेमाल किया था। इस वक्त वो एक जीवित लिजर्डमैन सोल्जर के शरीर में मौजूद थी, और जब तक वो इस बॉडी को छोड़ न दे, असली मालिक मरता नहीं। जांच खत्म हुई। रिजल्ट में ज़ू वायु सचमुच एक लिजर्डमैन सोल्जर निकली। पूरी ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में किसी भी एबनॉर्मल बायोलॉजिकल इन्वेजन का पता नहीं चला। यह सुनकर झेंग लो और बिंग लिहुया दोनों के चेहरे और गंभीर हो गए। पूरे क्षेत्र में सर्च की, लेकिन कोई सस्पिशियस इंडिविजुअल नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास पूरी तरह छिपने की एबिलिटी है? वोलुयन एम्पायर में हर जगह सर्वेलेंस था। सिर्फ घरों के अंदर कैमरे नहीं लगे थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वहां का वीडियो भी लिया जा सकता था। मॉनिटरिंग सिर्फ ऑप्टिकल नहीं बल्कि इंफ्रारेड भी था। ऑप्टिकल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी इस नेटवर्क से बच पाना असंभव था। बिंग लिहुया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, एक और संभावना है। जो ये कर रहा है वो हमारे बीच ही है। चैप्टर 2136 बुफे। झेंग लो की आंखों में ठंडा सा प्रकाश चमका। उसने उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम कह रही हो कि एम्पायर के अंदर ही कोई बगावत करना चाहता है? यह नामुमकिन नहीं था। वोलुयन एम्पायर के लंबे इतिहास में ज्यादातर फॉरेन वॉर्स कम ही हुए, क्योंकि वो शायद ही किसी दूसरी सिविलाइजेशन से टकराए। लेकिन रिबेलियंस अक्सर होते रहे। कारण भी साफ था। इतिहास चाहे कितना भी गहरा हो, बाद की पीढ़ियां अपने इमीडिएट फायदे नहीं छोड़ती। वोलुयन एम्पायर ने अपने सिटीजन्स की मूवमेंट्स पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। लेकिन क्यूरियोसिटी में कई वोलुयन लोग जमीन के ऊपर की दुनिया देखना चाहते थे। इसलिए हर साल कुछ लोग चोरी छिपे ड्रिलिंग मशीन्स बनाते और जमीन तक पहुंचने की कोशिश करते। साथ ही अपने पतन के दिन की तैयारी के लिए एम्पायर ने मिलिट्री में बेहिसाब रिसोर्सेज झोंक दिए थे। 27 मिलियन की पॉपुलेशन में से 1.4 मिलियन सिर्फ आर्मी और उससे जुड़े पर्सनल थे। इतना बड़ा मिलिट्री खर्च आम वोलुयन नागरिकों में नाराजगी लाना तय था। ऊपर से रॉयल फैमिलीज का घमंड, जो आम लोगों की कल्पना से परे रिसोर्सेज और लक्जरीज का मजा लेते थे। देशभक्ति के नाम पर झूठ और क्यामत की अफवाहें। आने वाली पीढ़ियों की नजर में सिर्फ रॉयल फैमिली और उनके हितैषियों द्वारा गढ़ी गई कहानियां थी, ताकि वे आम लोगों को गुलाम बनाए रख सकें। झेंग लो का चेहरा खीस से भर गया। बाहर दुनिया में कभी भी युद्ध छिड़ सकता था, लेकिन पहले ही अंदर से दरारें पड़ रही थी। ऐसे में कौन शांत रह सकता है?
ये मामला तुरंत दबाना होगा। आम लिजर्डमैन को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हुआ क्या है। इन्वेस्टिगेट, पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करो। किसी ने भी ये किया हो, चाहे कितने लोग हों, एक बार साबित हो जाए तो सबको मार डालो। कोई रहम नहीं। झेंग लो ने सख्त से सख्त आदेश दिए और मिलिट्री के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को उच्चतम अथॉरिटी दे दी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असली गुनहगार पहले से ही उनके मिलिट्री कैंप में था। ज़हू वायु बेवकूफ नहीं थी, भले ही उसका जन्म कुछ समय पहले ही हुआ हो, पर ब्लिजर्ड सिटी में उसे सबसे एलीट एजुकेशन मिली थी। ज़हू झेंग जानता था, सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं। अगर दिमाग नहीं है तो बैटलफील्ड पर जिंदा नहीं रहा जा सकता। इसलिए उसने और ली लिंगशु ने ज़हू वायु को बैटलफील्ड पर सर्वाइवल के कई नियम सिखाए। सीधे शब्दों में, स्पेशल फोर्सेस के एसेंशियल स्किल्स के साथ 8 नियम जिन्हें हर हाल में फॉलो करना जरूरी है। सबसे अहम, गोल पाने के लिए कोई भी तरीका अपनाओ। ह्यूमंस को मारते वक्त ज़हू वायु को थोड़ी हिचक होती थी, लेकिन लिजर्ड्स को मारना उसके लिए ऐसे था जैसे अनलिमिटेड फन बफे हो। इसलिए दिन की इंस्पेक्शन खत्म होते ही, रात में जब कैंप के सभी ऑफिसर्स को बैरक से बाहर निकलने की मनाही थी, वो फिर से हंट पर निकल जाती। उसका टेस्ट बहुत पिकी था। लॉरेन किंग सोल्जर्स को मारने में उसे दिलचस्पी नहीं थी। मिड लेवल या सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ये असली शिकार थे, क्योंकि लिजर्डमैन की शारीरिक क्षमता इंसानों से जन्मजात बेहतर थी। एक वेल ट्रेन्ड लिजर्ड वॉरियर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ और हथियार के सहारे 5000 पॉइंट्स के एबिलिटी इंडेक्स वाले ह्यूमन म्यूटेंट को टक्कर दे सकता था। ज़हू वायु के लिए यह हंट बेहद रोमांचक थी। रात के सन्नाटे में ऑफिसर्स भी चौकस थे, लेकिन 25,000 पॉइंट्स के एबिलिटी इंडेक्स और जटिल पावर्स वाली एलियन के सामने उनकी एक न चली। लेट नाइट मिलिट्री कैंप के हर बैरक्स के कॉरिडोर्स में इंफ्रारेड सर्वेलेंस लगा था। ज़हू वायु हर लिजर्डमैन को डिवार करने के बाद उसकी मेमोरीज हासिल कर लेती थी। अब उसे सर्वेलेंस नेटवर्क का पूरा नक्शा पता था और इसे तोड़ने का तरीका भी। अंडरग्राउंड सर्वेलेंस का कोई तरीका नहीं, तो फिर मैं अंडरग्राउंड ही चली जाती हूं। वो धीरे से बेड से उठी, चारों ओर के बेड्स को देखा, ऑर्डिनरी सोल्जर्स को छोड़ दिया और पानी की तरह जमीन में उतरकर पूरी तरह गायब हो गई। अर्थ एस्केप एबिलिटी उसे आउटर सिटी के एक पकड़े गए एलियन से मिली थी। भले ही उसकी ताकत कम थी, लेकिन ये एबिलिटी क्रिटिकल मोमेंट्स में बेहद काम की थी। ये जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई निशान नहीं छोड़ती, पूरी तरह अंडरग्राउंड में घुसकर निकल जाती है। मेमोरीज के सहारे ज़हू वायु ऑफिसर्स के कमरे तक पहुंची। सिर्फ 10 सेकंड में अर्थ एस्केप से दूसरे ऑफिसर के कमरे में पहुंची, बिना आवाज, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऑफिसर्स सोते सोते ऐसे मरे जैसे ग्रिम रीपर ने नाम पुकारा हो। एक एक करके अगली सुबह जब ट्रूप्स असेंबल हुए तो कोई भी मेजर या उससे ऊपर के रैंक का ऑफिसर नहीं आया। ये अजीब मंजर देख सैनिक हैरान रह गए। जब गार्ड्स ने दरवाजा खटखटाया तो पाया कि बेड पर पड़ा शख्स सूखी छाल जैसा हो गया था। खून और मांस पूरा निचुड़ चुका था, सिर्फ सूखी लिजर्ड स्किन बची थी। है। ये डरावना नजारा देखकर गार्ड चीख पड़ा। कमरों की तलाश शुरू हुई और हर बार दरवाजा खुलते ही बेड पर शांति से लेटा एक कॉर्प्स मिलता। कोई संघर्ष के निशान नहीं, जैसे सोते सोते किसी डरावने सपने में मर गए हों। खबर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पहुंची। ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का सुप्रीम कमांडर बैंक खुद वहां पहुंचा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी आ चुका था। इंस्पेक्शन के बाद उनके चेहरे गंभीर हो गए। इन्वेस्टिगेटर लोवक ने सफेद ग्लव्स पहनकर बॉडीज की जांच की। स्क्वायर में 100 से अधिक बॉडीज काले कपड़े से ढकी पड़ी थी। मंजर बेहद भयावह था। बैंक गाड़ी से उतरा तो उसके होंठ कांप रहे थे। ये ऑफिसर्स उसकी आर्मी की कोर ताकत थे। इनकी मौत से पूरी लीजन की कमांड स्ट्रक्चर हिल सकता था। ये क्या हो रहा है?
ये क्यों हो रहा है? बैंग ने गुस्से में दहाड़ लगाई। उसकी आंखें खून से भर आई। अगर मुझे पता चला किसने ये किया है तो उसे सबसे क्रूर सजा दूंगा। लोवक ने भौहें सिकोड़कर शांत स्वर में कहा, इस बार हमारा सामना बेहद ताकतवर दुश्मन से है। बैरक्स की हर जगह पेट्रोल हुई। सर्वेलेंस में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। फिर भी ये 100 से ऊपर लोग बिना रेजिस्टेंस के मारे गए। यानी हत्यारा जरूर स्पेशल एबिलिटी वाला है। उसका चेहरा और गंभीर हो गया। लेकिन उसने इतना भयावह काम कैसे कर दिखाया? अगर ये समझ में नहीं आया तो और लोग भी मरेंगे।